हमारी क्लास अभी है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं जी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट एक बहुत लेंथी टॉपिक है। ठीक है, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कल हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में पढ़ा था हम लोग। ठीक है, आज फिर एक छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं बिप। बिप एक शब्द मैंने आप लोगों को बताया था जी, लेकिन आज फिर से उससे जिक्र होगा। बात समझ आई? एक चीज और आपको बोलूंगा, जैसे लीडर ऑफ हाउस को लेके कल हमने पढ़ा था, लीडर ऑफ द हाउस, एक कल हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी दैट वाज लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहने का मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ हाउस के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं, और ना ही मेंशन है किसके बारे में? लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। तो ये टर्म्स, ये जो पोस्ट है, ये हमारी पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट की गई। तो पार्लियामेंट के जो रूल्स है उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की रूल बुक है ना, उसका हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ रूल बुक ऑफ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो जी, अब मैंने इन शब्दों का मेंशन क्यों किया? जिस प्रकार से लीडर ऑफ द हाउस का मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन का मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक उसी प्रकार से बिप का मेंशन भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमारे पार्लियामेंट की खुद अपनी एक इन्वेंशन है। ठीक है, बिप की जो पोस्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट। अब ये क्या बिप होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ठीक है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपनी अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, दोनों हाउस में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बात समझ आई? दोनों हाउस में ये अपना अपना एक बिप अपॉइंट करते हैं। बिप क्या है? शाबाश। बिप इज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी इन द हाउस। चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका भी एक बिप होगा लोकसभा में और एक बिप होगा इसका राज्यसभा में। ठीक इसी प्रकार से बीजेपी का भी एक बिप होगा लोकसभा में, एक बिप होगा राज्यसभा में। बात समझ आई? कहने का मतलब क्या हो गया? एवरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर अपोजिशन में बैठी हो, हैव देयर ओन बिप इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी पॉलिटिकल पार्टी whether ruling or in opposition have their own bip, in parliament। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बिप समझना। बिप समझ लो, जैसे लीडर ऑफ द हाउस एक पॉलिटिकल पोस्ट है जी, ठीक वैसे ही बिप भी एक पॉलिटिकल पोस्ट है। बात समझ आई? फर्क क्या हो गया? लीडर ऑफ द हाउस पूरे लोकसभा का एक मेंबर होगा,
तो जो विप होते हैं जी अपनी अपनी पार्टी के एक विप होते हैं, ठीक है, लोकसभा में अलग होते हैं, राज्यसभा में अलग होते हैं। तो विप जो है ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ऐसा मेंबर जिसको क्या बोल देते हैं, विप बोल देते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं जी, विप बोल देते हैं। विप का क्या काम होता है ये ध्यान रखना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए विप? ये जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना विप है, इसका पार्लियामेंट में क्या फंक्शन है जी? इसका पार्लियामेंट में फंक्शन होता है, सबसे पहली बात, ही इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ensuring the attendance of its member। कांग्रेस के कितने मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में आ रहे हैं जी, लोकसभा में आ रहे हैं जी, तो विप के पास पूरा हिसाब किताब होता है जी। आज संसद लगी, कौन कौन एब्सेंट था, कौन कौन एब्सेंट नहीं था, और जो एब्सेंट था वो किन कारणों की वजह से एब्सेंट था, ये पूरी इंफॉर्मेशन विप को होनी चाहिए। विप को इन्फॉर्म करना जरूरी है, होता है। बात समझ आई? ठीक है, इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स, सिर्फ अपने बीजेपी वाला विप जो होगा वो अपने ही मेंबर्स का अटेंडेंस चेक करेगा। इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स। बात समझ आई? एंड securing the support in favor or against a particular issue, or against a particular issue। ठीक है, अब मैं और क्या कह रहा हूं, शाबाश। The members are supposed, the members are supposed, the member are supposed to follow the directives, to follow the directives given by a whip, given by a whip, otherwise disciplinary action can be taken। देखना कितना मजेदार बात है जी। मैंने आपको एक बात बोली थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो मान लो कोई बिल लेके आ गई सरकार, कोई बिल लेके, मान लो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आ गई 2019 में। अब लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से भी बिल पास होगा। अब सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बताया था कि सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। ये वो सब्जेक्ट है जिसके लिए सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास हो सकता है। तो उस दिन, जिस दिन लोकसभा में इस बिल के ऊपर वोटिंग होनी थी, तो विप को क्या बोला गया, विप का काम है जी कि उस दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में है। बात समझिए, एक बात। और दूसरी बात, जैसा विप उनको बोलेगा कि भाई आपने इस बिल को सपोर्ट करना है, ठीक है, तो वो उन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विप के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जैसा विप बोलेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, विप के अगेंस्ट जो है कोई भी नहीं जाएगा। अगर विप के अगेंस्ट जाएंगे तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब जो हो गया, जैसे मान लो समाजवादी पार्टी है, इनके भी लोकसभा में कुछ मेंबर पार्लियामेंट है, इनका भी अपना एक विप होगा। अब विप ने क्या बोला कि आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को इसके अगेंस्ट में वोट करना है। तो जो समाजवादी पार्टी के जो मेंबर्स होंगे लोकसभा के, उन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है
कि जो क्या है कि दे आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव गिवन बाय विप। बात समझिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा विप का डायरेक्शन होगा उसी हिसाब से उन्होंने बिल को सपोर्ट करना है, फेवर करना है या अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इशू, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो विप का काम होता है, अगर कोई विप के अगेंस्ट में जाके वोटिंग करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ कैन बी अप्लाइड। स्पीकर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझे, विप अगर कंप्लेन करता है कि उसको स्पीकर के ऊपर, अब स्पीकर के ऊपर है कि वो उसके खिलाफ उसको एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई करता है या नहीं अप्लाई करता है। ठीक है, मतलब इस कदर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जैसे मान लो, अब मान लो बीजेपी के 350 मेंबर पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, है ना, तो ऐसा भी नहीं हो सकता हर समय कि जो सारे के सारे मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कोई बिल लेके आती है, ठीक है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करके आती है, तो जरूरी नहीं है कि 350 के 350 मेंबर पार्लियामेंट उसके बिल के फेवर में होंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी को उस बिल की वजह से नुकसान भी हो रहा हो, लेकिन अगर पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि सारे ऑल मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा ये जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन प्रेजेंट भी होंगे और सारे के सारे मेंबर पार्लियामेंट उस बिल के फेवर में वोट करेंगे, तो भाई जो भी पार्टी के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको अपने इच्छा के अगेंस्ट जाते हुए भी उस बिल को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा व्हिप की तरफ से डायरेक्शन आएगा वैसा उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो बिल उसके फेवर में हो चाहे बिल उसके अगेंस्ट में। अगर वो अगेंस्ट में वोट करता है, अगेंस्ट द पार्टी जाके वोट करता है, तो पार्टी उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन। ये याद रखना बच्चे। तो एक और बात याद रखना, व्हिप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये हमारी रूल बुक में है। पार्लियामेंट की जो रूल बुक है जिसको बोला जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, उसमें उसका हिस्सा है। जैसे लीडर ऑफ हाउस है, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन। पहले बताओ, पॉइंट समझ आया आपको? यस सर। पॉइंट क्लियर? तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए मैंने आपको कल एक पॉइंट पढ़ाया था कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। 110। किस पॉलिटिकल पार्टी का जो है, बताओ तो लोकसभा 110 सीट चाहिए होती है ना? नहीं, दोनों हाउस में, राज्यसभा में भी 110। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मिनिमम 1/10 ऑफ द हाउस, ठीक है, मेंबर्स हैं, वो ही एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ, उसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। ये याद रखना बच्चे। और मैंने आपको एक बात और बोली थी कि 16वीं लोकसभा 2014 वाली लोकसभा जिसमें नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम भी लोकसभा में याद रखना नो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और ना ही जो अभी 17वीं लोकसभा है, बिकॉज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एबल टू सिक्योर एटलीस्ट 55 मेंबर पार्लियामेंट। तो एक बात मैंने और बोली थी कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का लीडर ऑफ अपोजिशन देखा जाता है तो उसका कोएलिशन नहीं देखा जाता, इंडिविजुअल उस पॉलिटिकल पार्टी के कितने मेंबर पार्लियामेंट है इस बात को कंसिडरेशन में लिया जाता है। ठीक है, जैसे एनडीए है तो एनडीए में बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो बड़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेंबर पार्लियामेंट है दे में गो मोर देन 55 मेंबर पार्लियामेंट। तो कंडीशन इज कि इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी का जो कितना सीट उसकी सिक्योर कर पाता है जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा में, उसी हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो डिसाइड होता है। ये पॉइंट याद रखना बच्चे। अब मुझे आपसे एक बात और पूछनी, एक बात और करूंगा, ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बोला जाता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। टॉपिक का नाम है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना? तो पार्लियामेंट के अगर मैं सेशंस का नाम लूं तो आपको पता ही होगा, सबसे पहला सेशन जो होता है वो होता है बजट सेशन, है ना? दूसरा सेशन जो होता है दैट इज मानसून सेशन। पार्लियामेंट का दूसरा सेशन कौन सा हो गया? मानसून सेशन। और तीसरा सेशन जो पार्लियामेंट का होता है
दैट इज कॉल्ड विंटर सेशन। विंटर सेशन। और भी आपको पता होगा, और बातें क्या पता होगी, जो बजट सेशन है वो कब आता है शाबाश? फैब टू मई में ये बजट सेशन चलता है बच्चे। फरवरी महीने से लेके मई महीने तक जो बजट सेशन होता है, ठीक है। और मानसून सेशन कब होता है शाबाश? जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने चलता है बच्चे। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने चलता है मानसून सेशन। और सबसे छोटा सेशन आ गया विंटर सेशन, नवंबर और दिसंबर। ये याद रखना। एक है हमारे पास बजट सेशन, ठीक है। ये 3 सेशंस होते हैं जी पार्लियामेंट में। एक क्या हो गया? मानसून सेशन, विंटर सेशन, और सबसे बड़ा सेशन कौन सा हो गया? देखो ये 3 महीनों का सेशन है, जुलाई अगस्त सितंबर, नवंबर दिसंबर 2 महीने, तो फेब मार्च अप्रैल मई। तो जो पहला सेशन होता है वो 4 महीनों का सेशन होता है। बजट सेशन सबसे लॉन्गेस्ट सेशन है, और विंटर सेशन जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट सेशन। अब आगे चलने से पहले पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेशन? सेशन का क्या मतलब होता है? तो क्या मारो शब्द, बताओ शब्द, बताओ बताओ। बताओ जी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सेशन? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपके। व्हाट डू मीन बाय सेशन? बताओ। सेशन इज द पीरियड, सेशन इज द पीरियड व्हेन हाउस रीअसेंबल, व्हेन हाउस रीअसेंबल, सारे इकट्ठे होते हैं, हाउस में सारे लोग मिलते हैं, तो कैरिड आउट टू ट्रांसैक्ट, टू ट्रांसैक्ट बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, एक बात सुनना बच्चे ध्यान से। फरवरी महीने में फर्स्ट मीटिंग हुई है ना, जैसे बजट सेशन है, 1 फरवरी को शुरू हो गया जी। तो सेशन क्या होता है? फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस से लेके वो टाइम पीरियड, सेशन क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड, इज अ पीरियड जो कब शुरू होता है? फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस, और कब तक चलता है शाबाश? जब तक हाउस हमारा, हाउस का प्रारोगेशन नहीं हो जाता। प्रारोगेशन का मतलब होता है डिसॉल्व। प्रारोगेशन, ये शब्द बच्चे बिल्कुल पॉलिटिकल टर्म्स है जी, प्रारोगेशन। ठीक है, प्रारोगेशन का मतलब होता है डिसोल्यूशन। ये लिख लेना। मतलब कहने का क्या हो गया? फरवरी महीने में हाउस का वर्किंग शुरू हुआ और मई महीने तक ये सेशन चला। ये जो पीरियड है, ठीक है, इज अ पीरियड व्हेन हाउस रीअसेंबल टू ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेशन बोलते हैं। एक बात आपने ये याद रखनी है, सेशन क्या होता है। दूसरा बात आपको पता ये होनी चाहिए जी, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, ये देखो जी, फरवरी से लेके मई महीने तक पहला सेशन हुआ, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये ध्यान रखना बच्चे। क्या कहने का मतलब हो गया? ये देखो, मई में पहला सेशन हुआ, मई में पहला सेशन हुआ, और ऑब्लिगेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन क्या है? 2 सेशन के बीच में कभी भी 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो जैसे कोविड की वजह से जैसे ऐसे हालात आ गए कि भाई संसद का चलना क्या था? मुश्किल हो गया था,
तो पिछली बार उन्होंने स्पेशल सेशन बुलवाया पार्लियामेंट का। कारण क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि 2 सेशन के बीच में कभी भी गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मई महीना, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में तो किसी भी हालत में हाउस को मिलना ही मिलना है, संसद को चलना ही चलना है। ये बात याद रखना। नॉर्मल टाइम पे 3 सेशंस होते हैं जी, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं और उनके महीने भी मैंने आपको बता दिए। बजट सेशन सबसे लंबा सेशन होता है और विंटर सेशन सबसे छोटा सेशन होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है, याद क्या रखना आप लोगों ने? द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन, मैक्सिमम गैप between 2 sessions, maximum gap between 2 sessions cannot be more than 6 months, cannot be more than 6 months। 6 महीने से ज्यादा सेशन में गैप नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा गैप जो है 2 सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। तो 2019 में आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से, ठीक है, तो काफी गैप पड़ चुका था। बजट सेशन हो गया, बजट सेशन हो चुका था, है ना, अप्रैल 2019 में ही 19 में तो 20 में, पिछले साल 2020 था। तो मई के बाद तबाही शुरू हो गई थी, कोविड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। तो मई के बाद फिर अगला सेशन कब होता था? जुलाई महीने में। तो गवर्नमेंट वाज नॉट इन ए पोजीशन कि संसद को वर्किंग जो है वो करवाई जा सके। फिर टाइम निकला, फिर अक्टूबर नवंबर में आपको याद होगा कि कुछ समय के लिए संसद का वर्किंग हुआ था, बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन क्या है? द मैक्सिमम गैप between 2 sessions of parliament cannot be more than 6 months। एक पार्लियामेंट का सेशन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि दूसरा सेशन कंडक्ट करवाना ही करवाना है, जो मजबूरी है सरकार की। तो नॉर्मली 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, बजट सेशन फरवरी टू मई, मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर, देन लास्ट वी हैव ए विंटर सेशन नवंबर दिसंबर। ये पॉइंट बच्चे आप लोग याद रखें। बात समझ आई? और ये देखो जी, फिर एक और शब्द इसमें आता है, जैसे ये देखो, मई महीने के बाद सेशन कब लगेगा? शाबाश, जुलाई महीने में। तो जून में क्या पड़ेगी? शाबाश, इनको छुट्टियां पड़ेगी। इस पीरियड को बोलते हैं रिसेस पीरियड। इस पीरियड को बोलते हैं रिसेस। रिसेस हो गया, छुट्टियां पड़ गई हैं जी। रिसेस पीरियड के दौरान इनको होता है कि अपने अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, लोगों से मिलो, ठीक है, और उनका सोल्यूशंस निकालो। ये पॉइंट याद रखना बच्चे, ठीक है। तो रिसेस क्या होता है? रिसेस होता है द टाइम पीरियड बिटवीन, मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं रिसेस की। रिसेस का क्या डेफिनेशन है? टाइम पीरियड, ठीक है, स्पैनिंग बिटवीन, टाइम पीरियड स्पैनिंग बिटवीन प्रेरोगेशन ऑफ द हाउस, between prorogation of the house, time period between spanning prorogation of the house and its reassembly, and its reassembly is called, इसको बोलते हैं रिसेस पीरियड। इस काल, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेस पीरियड, इसको बोलते हैं हम लोग रिसेस पीरियड बोलते हैं। ये याद रखना, ये कुछ छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब मैं एक बात और बोलूंगा, अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जी, इसी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई है।
इसी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के साथ कुछ टर्म्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, इसको बोलते हैं समनिंग, समन करना। एक शब्द जे जुड़ा हुआ है और एक शब्द और जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एड्जॉर्नमेंट। एड्जॉर्नमेंट, एक शब्द ये जुड़ा हुआ है और एक शब्द और है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट, साइन डाई। एडजॉर्नमेंट, साइन डाई। और एक शब्द जिसका अभी मैं काफी देर से जिक्र कर रहा हूं, दैट इज प्रारोगेशन। प्रारोगेशन एक और शब्द है और एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, दीज आर द, ठीक है, छोटी बट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सिग्निफिकेंट टर्म्स है। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, यू मस्ट बी अंडरस्टूड, ठीक है। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, समन का क्या मतलब होता है शब्द? तो कोर्ट का समन आ गया, बताओ शाबाश, समनिंग का क्या मतलब होता है? ये सुनना बच्चे ध्यान से, क्या होता है? न्यू ईयर आ गया जी, न्यू ईयर आ गया, मतलब जैसे अभी 2021 चल रहा है, नवंबर दिसंबर में पार्लियामेंट का विंटर सेशन हुआ 2021 का। अब 2022 का फैब का महीना आ गया, ठीक है, जनवरी महीना आ गया, जनवरी के बाद क्या आ गया? फैब का महीना आ गया। अब पार्लियामेंट को बुलाना है जी, नए साल में पार्लियामेंट को बुलाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करता है जी, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करता है जी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन the two house from time to time. From time to time, the president of India summon the two house from time to time. कैसे मतलब? जैसे पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होना है, जैसे सुनो है सिंपल बात, जैसे क्या हो गया, जनरल इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन कॉल करना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी मेंबर पार्लियामेंट जो जीत के हैं सबको समन करता है जी कि फलानी डेट को सारे पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने चाहिए जी। तो पहले सेशन का जो नया लोकसभा चुन के आती है, तो पहले सेशन को एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करता है, समन करता है, सबको बुलाता है जी कि सारे उस दिन जगह पे इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होने का मतलब लोकसभा में आ जाओ। दूसरी बात क्या होता है, हर साल पहले सेशन से पहले, मतलब बजट सेशन से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करता है जी कि भाई इस साल का जो बजट सेशन है इस पर्टिकुलर डेट से शुरू होगा। तो जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है सबको इंफॉर्म किया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट को आप लोकसभा में पहुंचे। समन कर दिया जी। समन करने का मतलब होता है कि आप किसी को ऑर्डर करो और जिसको आप ऑर्डर कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रेजेंट हो ही हो। समन का मतलब होता है कि आप उस ऑर्डर का बाईपास नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रेजेंट। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने समन कर दिया है, उसके बाद क्या होता है, मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डर, कुछ इमरजेंट सिचुएशन आ जाए। इमरजेंट सिचुएशन का मतलब जैसे अभी कोविड-19 का इमरजेंट सिचुएशन आ गया, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कई बार क्या होता है, रिसेस पीरियड में भी, रिसेस पीरियड चल रहा है जी, ठीक है, रिसेस पीरियड में भी अगर पार्लियामेंट कोई इमरजेंट सिचुएशन आ गया जहां पे कानून बनाना है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट का चलना जरूरी है जी, तो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, समन कर देगा सबको कि भाई इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए पार्लियामेंट का सेशन कंडक्ट करवाना जरूरी है, तो आप सबको प्रेजेंट होना ही होना पड़ेगा। तो जिसको किसी काल समनिंग। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लो 6 महीने से ज्यादा गैप ना पड़ जाए, पार्लियामेंट का सेशन हुआ तो 6 महीने से ज्यादा गैप ना पड़ जाए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, समन करता है उनको, भाई आ जाओ भाई, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, देखा दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो समनिंग शब्द का जो मतलब होता है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
कॉल करता है, ठीक है, दोनों हाउस को समय समय पे कि आप मीटिंग करो और बिजनेस ऑफ द हाउस को क्या करो, कंडक्ट करो। जी सुनना बचे। अब मैं आपसे, अगर आप लोग टीवी वगैरह देखते होंगे तो ये जो शब्द है ना एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट शब्द का बड़ा जिक्र होता है। क्या मतलब होता है इसका बताओ? एडजॉर्नमेंट शब्द का क्या मतलब होता है बताओ? बताओ अंजलि बताओ, एडजॉर्नमेंट शब्द का क्या मतलब होता है? सर किसी भी चीज को थोड़े टाइम के लिए डिले करना। सस्पेंड कर देना। आपको पता है ना, जैसे जैसे पार्लियामेंट का क्या फंक्शनिंग होता है, सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 बजे तक, और आपको पता होगा फिर होता है जीरो आवर। जीरो आवर होता है 12 से 1 बजे तक, फिर 1 से 2 बजे तक होती है उनकी लंच ब्रेक, फिर 2 से 5 ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है बड़ी बार क्या होता है, शाबाश, बड़ी बार क्या होता है, कोई ऐसा इशू आ जाता है जहां पे क्या हो, मेंबर पार्लियामेंट ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाले हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं, और हल्ला गुल्ला इस प्रकार करना शुरू कर देते हैं कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, जब उनको लगता है कि भाई जब संसद का काम चलेगा, लोकसभा का काम होगा नहीं, ठीक है, 2-4 मेंबर पार्लियामेंट बोले तो भाई जे उनको बाहर निकाल भी देते हैं या चुप भी करा देते हैं। लेकिन जब 50, 60, 70, 80 लोग एक साथ बोलना शुरू हो जाएं तो भाई आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बार आप लोगों ने देखा होगा, जो स्पीकर लोकसभा में, चेयरमैन राज्यसभा में, हाउस को एडजॉर्न कर देता है, थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर देता है कि भाई 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, 2 घंटे के लिए भी हो सकता है कि 2 घंटे के लिए संसद का काम बंद, छुट्टी 3 घंटे के लिए भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है जी, इन टर्म्स ऑफ आवर्स भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ डेज भी हो सकता है, और इन टर्म्स ऑफ वीक हाउस को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, काम नहीं चलेगा। बात समझ आई कि काम नहीं होगा? चलो बताओ, समझ आया? तो कहने का मतलब क्या हो गया शाबाश? कहने का मतलब जो हो गया, मतलब जो मीटिंग चल रही थी सेशन में, जो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग को टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, कई बार आधे घंटे के लिए टर्मिनेट कर दी जाती है मीटिंग, कई बार 1 घंटे के लिए, कई बार हफ्ते के लिए भी कर दी जाती है। अब संसद अगर काम ही नहीं करेगा, बड़ी बार आपको पता है जी, ये कब की बात है आपको पता होगा, शायद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, बजट सेशन, तो आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। कोई कई बार क्या होता है कि सेशन होता है, 2-3 महीने का सेशन होता है। मुझे याद आ रहा है, शायद पिछली लोकसभा में, 16वीं लोकसभा में एक बार ऐसा हुआ था कि ये चला, मानसून सेशन शुरू हुआ, तो भाई मुझे ज्यादा को इशू पता नहीं क्या था, वो 3 के 3 महीने ना पार्लियामेंट ने काम ही नहीं किया। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाले ने बड़ा ठीक ठाक क्या किया, विरोध किया, तो पूरा का पूरा सेशन जो था ना वही वॉश आउट हो गया था। शायद आपको ज्यादा कौन सा इशू था शाबाश, को 2-3 इशू थे जिस इशू को मद्देनजर रखते हुए शायद ये रफाइल फाइटर जेट का इशू था। रफाइल फाइटर जेट जो हमने फ्रांस से खरीदे ना, रफाइल फाइटर जेट जो हम लोगों ने खरीदे, ये इशू था। इस इशू को लेके कांग्रेस ने इतना विरोध किया था, ठीक है, जब बीजेपी गवर्नमेंट ने जो डील साइन की थी डसाल्ट एविएशन, फ्रेंच डसाल्ट एविएशन कंपनी के साथ, तो कांग्रेस ने बड़ा इशू बनाया था इसका, तो पूरा का पूरा सेशन ही वॉश आउट हो जाता है कई बार। ठीक है, आप हाउस को एडजॉर्न करोगे 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, बात समझे, ताकि मेंबर पार्लियामेंट को थोड़ा सा रियलाइज हो कि एक नेशन के प्रति भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लोकसभा काम ही नहीं करेगा तो यू हैव टू गिव आंसर टू द पब्लिक, क्योंकि लोकसभा में काम करने के लिए आपको भेजा है, हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं भेजा हुआ आप। तो हाउस, ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, एडजॉर्न साइन डाई का मतलब होता है, देखो एडजॉर्नमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो आज डेट कितनी है, 9 सितंबर है, दोनों में क्या फर्क है? तो जो लोकसभा का स्पीकर या फिर चेयरमैन राज्यसभा का, वो क्या बोलता है जी, हाउस को
एक दिन के लिए एडजॉर्न कर दिया, मतलब 10 सितंबर को हाउस एडजॉर्न कर दिया, सस्पेंड कर दिया जी, 10 सितंबर को काम ही नहीं होगा जी, तो 11 सितंबर का डेट नोटिफाई कर देता है कि 11 सितंबर को हम फिर से रीअसेंबल होंगे। तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई में जहां पे सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है विदाउट मतलब डेट को मेंशन किए हुए कि किस डेट को हम वापस रीअसेंबल होंगे, ये फर्क होता है इसमें एडजॉर्नमेंट में और एडजॉर्नमेंट साइन टाइम। क्या फर्क होता है कि एडजॉर्नमेंट में किस दिन या कितने घंटे के बाद हाउस फिर से रीअसेंबल होगा ये बता दिया जाता है, और एडजॉर्नमेंट साइन डाई में विदाउट मेंशनिंग द डेट ऑफ रीअसेंबलिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट का जो मीटिंग चल रहा होता है दैट इज बीइंग टर्मिनेटेड, याद रखना बच्चे, दैट इज बीइंग टर्मिनेटेड। पहले बताओ समझ आया, जिन नहीं समझ आया? यस सर, आ गया। पहले बताओ, ओके समझ आ गया। अब देखो, अब अगला शब्द आप लोगों ने समझना है, ये शब्द सीखना आप लोगों के लिए बड़ा ही जरूरी है। इसको बोलते हैं प्रारोगेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रारोगेशन। क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी सस्पेंशन होता है। एक बात याद रखना है, ये जो एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डाई जो कौन कर रहा है बच्चे? ये कर रहा है स्पीकर कर रहा है लोकसभा में, और चेयरमैन कर रहा है इसको राज्यसभा में कर रहा है। स्पीकर इसको लोकसभा में एडजॉर्नमेंट कर रहा है, और सिमिलरली एडजॉर्नमेंट साइन डाई भी कौन करता है? स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में। अब प्रारोगेशन और डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? पहला पॉइंट, ये भी इसका मतलब भी हाउस की वर्किंग को सस्पेंड करना ही है, लेकिन दिस इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट याद रखना, दिस इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिसोल्यूशन ये भी कौन करता है? अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों में क्या फर्क अभी समझाता है, दोनों में क्या फर्क है। तो समन का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समन भी कौन करता है? शाबाश, समन इज आल्सो डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समनिंग इज आल्सो डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड एडजॉर्नमेंट इज डन बाय स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा, एंड एडजॉर्नमेंट साइन डाई इज आल्सो डन बाय स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा, and prorogation is done by president of India, and dissolution is also done by president of India। ये बातें याद रखना बच्चा, आप लोग, ये बातें आप लोग याद रखना। अब मैं आता हूं प्रारोगेशन शब्द के ऊपर बताता हूं आप लोग को, ठीक है। शब्द सीखना बच्चे। अब क्या हुआ आपको पता है, ये हमारा आ गया मानसून सेशन आ गया, और मानसून सेशन आपको पता है जुलाई टू सितंबर चलता है, जुलाई टू सितंबर चलता है मानसून सेशन। अब देखो जी, अब मानसून सेशन में क्या हुआ, सरकार को 15 बिल लेके आने थे, है ना। पूरा सेशन का ना पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि इस दिन ये काम होगा, इस दिन ये काम होगा, इस दिन, ठीक है, नॉर्मली इस दिन ये बिल आएगा, सब कुछ मेंशन होता है ये सब। अब कई बार क्या होता है, जुलाई और अगस्त में ही जो काम उस सेशन में पार्लियामेंट को करना था वो कर देते। मतलब क्या था, सेशन चलना था जुलाई टू सितंबर, लेकिन जुलाई अगस्त में ही जो बिजनेस ऑफ द हाउस था, जो जो बिल पास करने थे, जिन जिन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करना था, वो सारा उन्होंने 2 महीने में निपटा दिया। जुलाई और अगस्त में ही क्या कर दिया, निपटा दिया। बात समझ आई? तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करता है फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, मतलब उस सेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है, सेशन को खत्म कर दिया जाता है, अगस्त के महीने में ही उस सेशन को खत्म कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। तो प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस समझ आ गया कि जब बिजनेस ऑफ द, कई बार ऐसा भी होता है 3 महीने के बाद में, जरूरी नहीं है कि 2 महीने में खत्म हो जाए। जब मान लो जुलाई अगस्त सितंबर महीने तक डेडलाइन होती है। जैसे सिंपल एक बात करें, आपको पता है 8 से 2 बजे तक स्कूल लगता है सपोज। अब बच्चों को क्लासरूम में वॉच नहीं है, टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है उसके पास वॉच नहीं है, बच्चों के पास वॉच नहीं है,
बात समझ रहे? घड़ी मान लो उनके पास नहीं, अगर घड़ी हो भी, बच्चे क्लासरूम कब छोड़ेंगे? जब स्कूल का बेल बजेगा, स्कूल की घंटी बजेगी, तो बच्चे जो है वो क्लासरूम से बाहर बजेंगे। अब ये जो घंटी है ना, क्या पता 2:10 पे बजे, क्या पता 2:15 पे बजे, क्या पता कई बार 1:45 पे घंटी बज जाती है। स्कूल बेल मान लो, तो जब 2 बजने वाले होते हैं तो बच्चे जो हैं अपनी घड़ी की तरफ नहीं, स्कूल बेल की तरफ ध्यान रखते हैं कि अभी स्कूल की घंटी बजेगी और हमें छुट्टी हो जाएगी। बात समझ आई? ठीक इसी प्रकार से जुलाई से लेकर नॉर्मली सितंबर तक वर्किंग शेड्यूल टाइम है जी, पार्लियामेंट को अपना काम करना। तो अगर सितंबर महीने तक पार्लियामेंट काम करता है, तो भाई जब तक प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन नहीं ना आता, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, कि अब हाउस के इस सेशन को सस्पेंड करो, तब तक उनको काम करना पड़ता है। पहले बताओ, समझ आ गया? तो प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड, मान लो जैसे 3 महीने के लिए उनको काम करना था, कई बार ऐसा होता है एडवांस में काम खत्म कर लिया। व्हेन बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड, then President of India issue a notification for the prorogation of the house, and this notification means suspension of working of this session। सेशन खत्म हो जाता है, याद रखना, वो सेशन ही खत्म हो जाता है। बात समझ आई? उसके बाद रिसेस पीरियड शुरू हो जाता है, फिर से क्या होता है, रीअसेंबल करता हाउस अगले सेशन। पहले बताओ, ये समझ आया? प्रोरोगेशन शब्द समझ आया? सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। सर आपने कहा कि प्रोरोगेशन तभी होगा जब बिजनेस का जो था वो खत्म हो जाए। हाँ, सर अगर खत्म ना हो, बिल्कुल। मतलब सितंबर में की एंड में खत्म हो, जब तक डेडलाइन हो तभी खत्म हो, तो उसके बाद भी सेम प्रोसेस होता है या ऐसे ही हो जाता है खत्म? मैंने बोला कि बिजनेस ऑफ द हाउस कंप्लीट अगर हो जाता है, ठीक है, अगर एडवांस में भी हो जाता है, अगर उसके बाद मान लो बिल और भी थे, जो बिल और भी थे, 3 महीने तक संसद का काम खत्म ही ना हुआ, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ जाता है कि प्रारोगेशन कर दो जी, हाउस इस सेशन को खत्म करो जी, तो सेशन खत्म हो जाएगा। तो जो बिल इंट्रोड्यूस करने थे वो लैप्स हो जाएगा, अब अगले सेशन में लाना पड़ेगा। बताओ, समझ आया? यस सर। नॉर्मली नोटिफिकेशन तभी आता है जब बिजनेस ऑफ द हाउस जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। अगर मान लो कई बार नहीं भी हुआ तो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं जी। जब अगस्त का महीना, सितंबर का महीना आता है ना, जैसे आपको पता है स्कूलों में जब आपको पता है समर वेकेशन होती है, तो सारे स्कूल के बच्चे और टीचर किसका वेट करते हैं शाबाश? कोई डेडलाइन तो फिक्स नहीं है ना, ठीक है, कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेट को ही विंटर वेकेशन पड़ेंगे या इस पर्टिकुलर डेट को ही समर वेकेशन पड़ेंगे। तो पता है जी मई महीने के लास्ट में समर वेकेशन पड़ता है, तो स्कूल कब तक चलेगा शाबाश? स्कूल तब तक चलेगा जब तक ऑर्डर नहीं ना आ जाता। तो ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, देन दे वेट फॉर द नोटिफिकेशन फ्रॉम द कमीशन सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। कौन सा नोटिफिकेशन? कि भाई इस पर्टिकुलर डेट से लेके इस पर्टिकुलर डेट तक विंटर वेकेशन और समर वेकेशन पड़ रही है जी। बात समझ आई? तो ठीक उसी प्रकार से जब सितंबर का महीना लास्ट में होता है, तब मेंबर पार्लियामेंट को लगता है पता नहीं यार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब नोटिफिकेशन लाएगा, कब नोटिफिकेशन लाएगा। तो जब उसको, वो डिपेंड करता है कि आप जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कैसे गाइड कर रही है जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वो उनको अगर लगता है कि 2 दिन सितंबर के बाद अक्टूबर महीने के भी हमें 2 दिन और चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 दिन के बाद ही नोटिफिकेशन निकालेगा, ठीक है। नॉट ओनली फॉर द मानसून सेशन, दिस सिचुएशन रिपीट्स आल्सो रिपीट्स सिमिलरली फॉर जे हमारा बजट सेशन एंड सिमिलरली फॉर विंटर सेशन। ऐसा चलता है। एट द एंड ऑफ द सेशन देन दे वेट फॉर द नोटिफिकेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट साइड। तो प्रेसिडेंट साइड में क्या नोटिफिकेशन आएगा कि भाई इस सेशन में, इस सेशन को प्रोरोगेशन किया जाए, इस सेशन का सस्पेंशन किया जाए, ये याद रखना बच्चे। तो प्रोरोगेशन मतलब सस्पेंशन ऑफ द सेशन, याद रखना। एडजॉर्नमेंट, द एडजॉर्नमेंट साइन डाई सेशन को सस्पेंड नहीं ना करता। सेशन को सस्पेंड करने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, याद रखना। पहले बताओ मेरी बात समझ आई या नहीं समझ? यस सर।
सर दोनों इसके हाउस बाद क्या होंगे? आता है? हाँ, दोनों हाउस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए दोनों हाउस हैं, ठीक है। जैसे मतलब दोनों हाउस स्कूल को में खत्म कर छुट्टियां सकते पर, हैं? दोनों हाउस का सेशन को खत्म करेगा बच्चे, दोनों हाउस के सेशन को खत्म करेगा, ठीक है। अब एक और शब्द आ गया जो आपको सीखना है, दैट शब्द इज, दैट वर्ड इज डिसोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको। पता, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा आ गया, एक लोकसभा आ गया। अब राज्यसभा एक परमानेंट हाउस बोला जाता है, राज्यसभा इज परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब लोकसभा जो है ना, दिस इज नॉट ए परमानेंट हाउस, दिस इज नॉट ए परमानेंट हाउस। तो लोकसभा, ये जो डिसोल्यूशन वाला कंसेप्ट है ना, ठीक है, ये अप्लाई होता है लोकसभा में। ओनली लोकसभा इज सब्जेक्टेड, ओनली लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। याद रखना क्या मतलब होता है, बड़ी मजेदार बात बताता हूं ये आपको। आप लोग मुझे बताओ, 2004 तक हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। अभी डेथ हो चुका है, उनको भारत रत्न मिला है, और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। बताओ बताओ बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। बड़ी मजेदार बात बताता हूं, बड़ी मजेदार बात। अब देखना बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ, लोकसभा का लाइफ कितना होता है बताओ? सिर्फ 5 साल। 5 साल का है ना। और 5 साल कब कब से काउंट होते हैं? किस डेट से 5 ईयर काउंट होते हैं यहां पर बताओ? ये पॉइंट मैंने लिखा, क्लास में करवाया बच्चे। किस डेट से 5 ईयर काउंट होते हैं? फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट मीटिंग। जिस डेट को फर्स्ट मीटिंग होती है ना, मान लो जैसे कल को हाउस मिलता है 10 सितंबर 2021 को, तो लोकसभा का लाइफ होता है 10 सितंबर 2026 तक चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो पहली बात, लोकसभा का लाइफ होता है 5 ईयर्स का। तो 5 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल जैसे कंप्लीट होते हैं, लोकसभा ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा डिसॉल्व होने का मतलब अब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के बाद ही अब लोकसभा का सेशन जो है वो बैठेगा। ये ध्यान रखना बच्चे, ये बात याद रखना, है ना। लोकसभा कब डिसॉल्व होती है? डिसॉल्व होने का पहली बात तो ऐसा होता है, डिसॉल्व होने का मतलब सारे के सारे सेशन खत्म हो गया, 5 साल तक सारे सेशन खत्म। अब नया सेशन कब बैठेगा? इलेक्शन के बाद। पहला पॉइंट ये है ना, लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, ये याद रखना, डिसोल्यूशन होता है, राज्यसभा का नहीं। क्यों? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, और राज्यसभा में क्या होता है, क्योंकि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। अब देखना जी, अटल बिहारी वाजपेयी की मैंने आपको बात बताई। अब हुआ क्या बोला अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, मुझे याद है 2004 की बात है, और 2004 में इनका ना लोकसभा के सेशन में, मतलब 5 साल पूरे होने से कोई 8 महीने का समय पेंडिंग था जी। 8 महीने का टाइम था इनके पास, ठीक है। और मतलब लोकसभा, मतलब इनकी जो लोकसभा जो थी ना, उनको अभी 5 साल नहीं हुए थे, लगभग 7 से 8 महीने पहले थे। इनको ऐसा लगता था, बीजेपी गवर्नमेंट को लगता था कि कारगिल वार में ना इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का, इस सरकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है कारगिल को रिकैप्चर करने में। और दूसरी बात, जो भी सोल्जर इस कारगिल वार में हमारे शहीद हुए थे ना,
उनके साथ हर एक जो शहीद शहीद की जो बॉडी थी, डेड बॉडी जो थी, उसको सही ढंग से वहां से उठाकर अपने घर पे लाके अच्छे ढंग से संस्कार करवाया, पूरे इज्जत मान के साथ उन सब शहीदों को मतलब बड़ा वेलकम किया था इन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया था। तो देश में ना उस वक्त कारगिल बार में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, तो बड़ा एक अच्छा माहौल बना था बीजेपी गवर्नमेंट के प्रति। इनको ऐसा लगता था कि आज अगर इलेक्शन हो जाए ना तो हम मेजॉरिटी के साथ फिर से जीत जाएंगे। ठीक है, एक मतलब जो मतलब कारगिल कारगिल बार को लेके कि लोगों ने एक बड़ी पॉजिटिव इमेज बनी है बीजेपी गवर्नमेंट की। अगर इस 8 महीने से पहले अगर इलेक्शन हो जाए तो शायद हमारी फिर से सरकार बन जाए। तो होता क्या है कि जब लोकसभा का सेशन लाइव 5 साल पूरे ना हुए हों, उससे पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, प्रोवाइडेड इसको डिसॉल्व कौन करे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करे। और दूसरी बात, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो लिखित रूप में बाय राइटिंग में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दें कि सर अब आप लोकसभा को क्या कर दो? डिसॉल्व कर दो। लोकसभा को डिसॉल्व जब हो गया, लोकसभा का जब डिसोल्यूशन हो गया, इसका मतलब अब इलेक्शन होंगे तो अगला सेशन बैठेगा। ये याद रखना बच्चे। प्रोरोगेशन में क्या हुआ? वो सेशन खत्म हो जाता है। मान लो विंटर सेशन खत्म हुआ तो बजट सेशन में फिर से आ जाएंगे। जब डिसोल्यूशन हो गया तो सारे के सारे सेशन खत्म हो जाते हैं। और नया सेशन कब आएगा? जब इलेक्शन के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के आएगी लोकसभा में, उसी का सेशन होगा। पहले बताओ, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई आपको? डिसोल्यूशन का मतलब समझ आया? रविकांत जी, मेरी बात समझ आई आपको? तो हुआ क्या था कि 2004 में ना अटल इनका जो कैलकुलेशन जो था वो गलत हो गया था। ठीक है, 2004 में बीजेपी हार गई थी। डिस्पाइट देयर रोल इन कारगिल बार, कांग्रेस ने बड़ी अच्छी मेजोरिटी के साथ जीती थी। यूपीए 1, नॉट ओनली कांग्रेस। तो यूपीए 1 काफी अच्छी थंपिंग मेजोरिटी के साथ ये लोग जीते थे। फिर 2004 से 2009 का टेन्योर मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और फिर 2009 से 2014 तक दूसरा टेन्योर मिला फिर कांग्रेस को अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये धोखा हो गया था इनके साथ 2004 में। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आज 2021 चल रहा है, 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो आज अगर वो चाहें, जो रूलिंग पार्टी मोदी गवर्नमेंट चाहे कि भाई कि देश में फिर से इलेक्शन करवाने लोकसभा के लिए, ठीक है, तो कैसा हो सकता है जी? उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख के दे दें तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो फिर नहीं हो सकता। एक बार लोकसभा डिसॉल्व होगी, इस डिसीजन को रोल बैक नहीं किया जा सकता। एक बार अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन ले लिया कि लोकसभा को अब डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, तो लोकसभा एक बार डिसॉल्व होगी तो इलेक्शंस होने के बाद ही नई लोकसभा बैठेगी। ये मतलब होता है। पहले बताओ, समझ आया? मुझे नहीं समझ आया। अंजलि, समझ आया आपको? यस सर, आ गया। ओके, एक बात मैं आपसे और पूछूंगा। एक, आपको पता है हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, है ना? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक हमारे पास आ गया लोकसभा और एक हमारे पास क्या आ गया? राज्यसभा। ठीक है, एक बड़ा एक टॉपिक, एक डिस्कशन होता है, दोनों हाउस में कौन ज्यादा पावरफुल है? दोनों हाउस में कौन ज्यादा पावरफुल, मतलब इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? ठीक है, किन किन प्रोविजंस पे जो दोनों इक्वल्स होते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है। व्हेन लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा कब बराबर होते हैं? ठीक है, या ऐसे ऐसे हमारा एक्चुअली हमें पता है कि राज्यसभा
ऐसे जी शब्द एक ही मतलब है, लेकिन जहां हम एम्फेसाइज कर रहे हैं राज्यसभा के ऊपर। दूसरा, व्हेन राज्यसभा इज अनइक्वल टू लोकसभा, कब ये बराबर होते हैं और कब ये बराबर नहीं होते हैं, और कब राज्यसभा हैव मोर पावर देन लोकसभा, ज्यादा कब राज्यसभा के पास ज्यादा पावरें होती हैं किससे, लोकसभा के कंपैरिजन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा राज्यसभा राज्यसभा, इक्वल अनइक्वल, हैव मोर पावर, हैव मोर पावर की जगह लिखेंगे हैव स्पेशल पावर, और ये स्पेशल पावर सिर्फ राज्यसभा के पास होते हैं, लोकसभा के पास नहीं होते। पहले बताओ समझ आ गया या नहीं आया? बताओ समझ। पहले मैं आपको करवाऊंगा राज्यसभा की स्पेशल पावर्स। व्हेन राज्यसभा हैव स्पेशल पावर देन लोकसभा, क्या लगता है कि आपको कहां पे होगा सर? बताओ ऑल इंडिया सर्विस कितने प्रकार कितनी होती है? ऑल इंडिया सर्विस कितनी है? ऑल इंडिया सर्विस कितनी है जी बताओ? पता होना चाहिए बच्चे आपको। ऑल इंडिया सर्विस ये 3 होती हैं जी, एक आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस। और यहां आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस याद रखें। आईएएस का भी आपको पता होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड आईपीएस का मतलब होता है आपको इंडियन पुलिस सर्विस। और थर्ड ऑल इंडिया सर्विस जो है दैट इज आईएफएस, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये पॉइंट याद रखना। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं जी, अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस और ज्यादा क्रिएट करनी है ना, जैसे इंडियन रेलवे सर्विस आ गया, इंडियन मेडिकल सर्विस आ गया, ऐसे तो बड़ी सारी सर्विस हैं, बट दे आर नॉट ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस आज के समय में सिर्फ 3 ही है, एक आईएएस आ गया, एक आईपीएस आ गया और एक क्या आ गया, आईएफएस आ गया। दीज आर द ओनली 3 ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है कि इनको कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है, इनकी सर्विस कहीं भी यूटिलाइज की जा सकती है। बात समझ आई? और ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में अपॉइंट करते है। जैसे मान लो आईएएस ऑफिसर हैं जैसे हमारे कठुआ के राहुल यादव, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए स्टेट में, ये अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो अपनी सर्विस कहां दे रहे हैं, स्टेट में अपनी सर्विस दे रहे हैं, ड्यूटी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है, जिसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट में अपॉइंट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल इंडिया सर्विस। और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो हैं, दीज आर द ओनली 3 ऑल इंडिया सर्विस। अब मैं क्या बात कर रहा हूं साहब, क्या बात कर रहा हूं, बिल रिगार्डिंग, ये पॉइंट ध्यान रखना और ये आपको रटना भी पड़ेगा। बिल रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंट्रोड्यूस, सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस होगा, कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ओनली इन राज्यसभा। याद रखना, इस नई सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस की कैटेगरी में डालना है, अगर ऐसा कोई बिल है तो सबसे पहले वो राज्यसभा में ही पेश होगा। याद रखना, जैसे मनी बिल को लेकर मैंने आपको बताया था कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा, एक उसी प्रकार से बिल रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ओनली इन राज्यसभा। एक बात यह है। दूसरी बात, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, द बिल रिगार्डिंग या रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट राज्यसभा में। राज्यसभा से ही रेजोल्यूशन पास होगा, फिर वो रेजोल्यूशन जाएगा लोकसभा में। अगर लोकसभा भी उस रेजोल्यूशन को पास कर देती है, फिर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। पॉइंट याद रखना। एक तो क्या आ गया, ऑल इंडिया सर्विस, और दूसरा
मतलब इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये याद रखना, इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट, रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट विल बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, फिर लोकसभा में जाएगा। ये बात याद रखना। और तीसरी चीज है बच्चे, आपको पता है स्टेट लिस्ट और एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। जो मैं 7th शेड्यूल की बात कर रहा हूं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो पावर है कानून बनाने की वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट में किसी आइटम के ऊपर कानून बनाना है, अगर स्टेट लिस्ट में किसी आइटम के ऊपर कानून बनाना है, ठीक है, अगर वो बिल, अगर ऐसा कोई बिल है जो स्टेट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना है, तो वो बिल जो है वो सबसे पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, वो राज्यसभा में, ठीक है। इट ऑथराइज द पार्लियामेंट, राज्यसभा की बात कर रहा हूं, बिल रिगार्डिंग, वैसे लिख रहा हूं, bill regarding the matter contained in state list can only be first introduced, सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में। ये तीन पावरें जो है ना वो राज्यसभा की ऐसी हैं जो राज्यसभा को सुपीरियर बनाती हैं किसी लोकसभा। बाकी बड़ी सारी जगह पे लोकसभा और राज्यसभा जो इक्वल है, और सबसे ज्यादा पॉइंट जो है कि लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। सिर्फ ये तीन ही मैटर ऐसे हैं जहां पे राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। एक तो क्या आ गया कि कोई नई सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज की कैटेगरी में डालना है, उसके पर्टेनिंग अगर कोई बिल है तो सबसे पहले वो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। दूसरा बात, अगर स्टेट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना है तो वो बिल सबसे पहले राज्यसभा में पास होगा। अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करना, याद रखना, नॉट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करना है, मतलब उसको रिमूवल करना है, उसके पर्टेनिंग जो बिल होगा वो सबसे पहले राज्यसभा में ही पास होगा, ठीक है। बाकी दो सब्जेक्ट जो है वो कल पढ़ाऊंगा बच्चा आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, कुछ पूछना है जी आपको? सब है कोई क्वेरी आपकी? सर ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक सर आप करवा सकते हो उनको कंप्लीट? कौन से टॉपिक से? इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, और क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन। क्लाइमेट तो मैंने करवाया है ना आपको। ये सर सॉइल और वेजिटेशन में, और एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेंशन की हुई है। एक्चुअली इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या टॉपिक था आपका? हेडिंग दी हुई है, इसमें डिटेल में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो चल रहा है ना इसको खत्म होना था पॉलिटी के बाद, ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो पेंडिंग होगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।